चैप्टर आई, आँख। आँख एक संवेदीय संरचना होती है जो धूप, हवा, पानी आदि से खराब हो सकती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए इसके मैक्सिमम भाग को एक हड्डी का आवरण कवर करता है। ये आँख उससे घिरी हुई होती है जिसे नेत्रकोठर या आई ऑर्बिट कहते हैं, और इसका थोड़ा सा भाग आगे से खुला होता है जिसकी सुरक्षा के लिए स्किन, त्वचा के दो फोल्ड बने होते हैं जिसे पलक, आईलिड भी कहते हैं। इन आईलिड पे ऊपरी पलक होती है दोनों आंखों पर, उस पे दो छेद बनते हैं। ये जन्म के 3-4 माह बाद बनते हैं, जिनसे आंसू का निर्माण होता है। उसे अश्रु ग्रंथि कहते हैं। इन छेदों को अश्रु ग्रंथियां कहते हैं। आंख नेत्रकोठर से घिरी हुई होती है। आंख 3 परतों से मिलकर बनी होती है: आंतरिक परत, मध्य परत, बाह्य परत। बाह्य परत जिसे आउटर लेयर, मध्य परत जिसे मिडिल लेयर और आंतरिक परत जिसे इनर लेयर भी कहते हैं। आंतरिक परत को रेटिना भी कहते हैं। आंख जिसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हड्डी का आवरण होता है जिसे नेत्रकोट कहते हैं। आंख 3 परतों से मिलकर बनी होती है, जिनमें से बाह्य परत जिसके 2 भाग होते हैं। सफेद भाग जो ज्यादातर होता है उसे स्केलरा कहते हैं, ये मैक्सिमम होता है, ये 5/6 होता है। और पारदर्शी भाग जो मिनिमम होता है, ये सिर्फ आगे उपस्थित होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, ये 1/6 होती है। कॉर्निया पुतली के जस्ट आगे होती है, और पुतली आइरिस के मध्य के भाग जो खुला हुआ भाग होता है थोड़ा सा आइरिस के मध्य, उसे पुतली कहते हैं। आइरिस मध्य परत का एक भाग है। मध्य परत में उंगली के समान संरचनाएं बनी होती हैं जिन्हें सिलेरी बॉडी कहते हैं। इनमें से अंतिम छोरों पर 2 संरचनाएं अधिक उभार लिए हुए होती हैं, उन्हें आइरिस कहते हैं। और आइरिस के मध्य के खुले हुए भाग को पुतली कहते हैं। पुतली के जस्ट सामने कॉर्निया उपस्थित होती है। इनमें सिलेरी बॉडी में रंग किए हुए कण उपस्थित होते हैं। उन उपस्थित रंगाकणों के कारण ही किसी भी व्यक्ति की आंख के कलर के बारे में पता चलता है। ये रंगाकण काले, नीले, भूरे किसी भी एक कलर के होते हैं। मनुष्य की आंख एक संवेदी संरचना होती है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए इसके चारों ओर हड्डी का आवरण पाया जाता है जिसे नेत्र कोठर कहते हैं। आंख का वो भाग जहाँ नेत्र कोठर नहीं पाया जाता वहां पर त्वचा के फोल्ड पाए जाते हैं जिन्हें पलक कहते हैं। पलक 2 प्रकार की होती है: अपर आईलिड ऊपरी पलक, लोअर आईलिड निचली पलक। ऊपरी पलक पर अश्रु ग्रंथि पाई जाती है जो आंसू का निर्माण करती है, लेकिन यह जन्म के 3 से 4 माह बाद बनती है। आंख 3 परत से मिलकर बनी होती है: बाह्य परत, मध्य परत, आंतरिक परत। आंतरिक परत को रेटिना भी कहते हैं। बाह्य परत इसके 2 भाग होते हैं। इसका सफेद भाग स्क्लेरा कहलाता है जो बाह्य परत का 5/6 भाग बनाता है। इसका पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है जो कि बाह्य परत का 1/6 भाग बनाता है। मध्य परत इसमें अनेक छोटे छोटे उंगली समान भाग पाए जाते हैं जिन्हें सिलेरी बॉडी कहा जाता है। इसमें एक बड़ा उभार भी पाया जाता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बीच में एक रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे पुतली कहा जाता है। पूरी मध्य परत में रंगाकण पाए जाते हैं जो कि काले, भूरे या नीले रंग के होते हैं, इसलिए आइरिस भी काले, भूरे या नीले रंग की होती है। आंख का रंग आइरिस को देखकर बताया जाता है। इससे ही किसी व्यक्ति की आंख का पता चलता है कि वो कौन से रंग की है। तीसरी परत है आंतरिक परत, रेटिना। सेल कोशिका के अंदर 3 चीजें होना आवश्यक है: कोशिका द्रव, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। यहाँ 2 टाइप की कोशिका दिखाई गई है: नॉर्मल सेल और न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। ये थोड़ी स्टाइलिश होती है तंत्रिका कोशिका। और ये नॉर्मल सेल जिनके समूह को कोशिका का समूह ऊतक टिश्यू कहलाता है। नॉर्मल सेल कोशिका का समूह ऊतक टिश्यू कहलाता है। और तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन जिसे न्यूरॉन कहते हैं, तंत्रिका कोशिका जिसका समूह नर्व तंत्रिका कहलाता है। रेटिना भी 10 परतों से मिलकर बनी होती है जिनकी बाहरी परत और अंदर की परत को हम पढ़ेंगे। रेटिना की बाहरी परत और अंदर की परत को। बाहरी परत में भी 2 तरह की कोशिका होती है। एक तो रोड सेल जो रोड के आकार की होती है इसलिए इसे रोड सेल श्लाघा कोशिका, और एक कोन के आकार की होती है इसलिए उसे कोन सेल शंकु कोशिका कहते हैं। रोड सेल डिम लाइट में देखने के लिए काम आती है। रोड सेल अंधेरे रात डिम लाइट में देखने के लिए काम आती है। और कोन सेल जो शंकु के आकार की होती है इसलिए उसे शंकु कोशिका भी कहते हैं। ये उजाले दिन, लाइट डे में देखने के काम आती है और रंग कलर देखने के काम आती है। उजाले दिन में रंग और कलर देखने के काम आती है शंकु सेल, कोन सेल, शंकु कोशिका। और रोड सेल ये अंधेरे रात में देखने के लिए काम आती है। उल्लू में भी रोड सेल श्लाघा कोशिका पाई जाती है। रेटिना की 10 परतों में से बाहरी परत तो रोड सेल और कोन सेल श्लाघा कोशिका और शंकु कोशिका की बनी होती है। और इन 10 परतों में से अंदर की परत न्यूरॉन की बनी होती है, तंत्रिका कोशिका की बनी होती है अंदर की परत। और ये न्यूरॉन मिलकर नर्व तंत्रिका का निर्माण करते हैं। ये तंत्रिका नर्व आँख की तीनों लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर और आउटर लेयर को क्रॉस कर आई ऑर्बिट में छेद कर बाहर निकलती हैं। रेटिना आंतरिक पटल ये 10 परत से मिलकर बनी होती है। रेटिना की बाहरी परत रोड श्लाघा और कोन शंकु कोशिका की बनी होती है। रोड श्लाघा ये रात में देखने में काम आती है। कोन शंकु ये दिन में देखने के काम आती है। वो उजाले में कलर रंगों को भी देखने में काम आती है।
रेटिना की सबसे आंतरिक परत अनेक न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। रेटिना की सबसे आंतरिक परत अनेक न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है। यह सभी न्यूरॉन आपस में मिलकर नर्व तंत्रिका बनाती हैं जो आंख से बाहर निकल जाती हैं और मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती हैं। ये आंतरिक पटल रेटिना हो गई। किसी भी फोटो या वस्तु को देखने के लिए उसकी इमेज प्रतिबिंब आंख में रेटिना में बनना आवश्यक है। फोटो का इमेज प्रतिबिंब आई में रेटिना में बनना आवश्यक है। और प्रतिबिंब SIR सर बनता है। SIR स्मॉल छोटा और इनवर्ज उल्टा और रियल वास्तविक। स्मॉल छोटा होता है, इनवर्ज उल्टा होता है और रियल वास्तविक बनता है। इमेज सर बनता है SIR स्मॉल छोटा इनवर्ज उल्टा रियल वास्तविक। आंख को सुरक्षा प्रदान करने का काम आई ऑर्बिट नेत्र कोटर करता है। ये इसके अधिकतर भाग को कवर रखता है। और आउटर लेयर, आंख की 3 परतें होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर का अधिकतर भाग जो सफेद दिखाई देता है वो स्क्लेरा 5/6 भाग होता है और आगे का भाग कॉर्निया जो 1/6 होता है। और मिडिल लेयर में सिलेरी बॉडी नामक उंगली नुमा संरचना दिखाई देती है। उनमें से एक संरचना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसे आइरिस कहते हैं। और इन सिलेरी बॉडी जो उंगली नुमा छोटी संरचनाएं होती हैं, इनसे तंतु निकले होते हैं, दागी नुमा संरचना होती है जो लेंस को एक जगह स्थिर रखने का कार्य करती है। पुतली के जस्ट पीछे लेंस होता है, उसे स्थिर करने का काम ये तंतु करते हैं, जिन्हें आलंबन तंतु सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। और आंख के अंदर की भाग की सुरक्षा के लिए आंख में अंदर दोनों तरफ लेंस के आगे पीछे द्रव भरा हुआ होता है। लेंस से आगे का द्रव पानी की तरह पतला होता है, इसलिए इसे जलीय द्रव एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। और लेंस से पीछे कांच की तरह गाढ़ा द्रव भरा हुआ होता है, इसलिए इसे काचाभ द्रव विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और रेटिना जो आंख की आंतरिक परत होती है, इसमें रेटिना 10 परतों से मिलकर बनी होती है, जिनमें से बाहरी परत, सबसे बाहरी परत रोड कोशिका और शंकु कोशिका से मिलकर बनी होती है। और रेटिना की सबसे आंतरिक परत न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका की बनी होती है। और ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन आपस में मिलकर नर्व तंत्रिका का निर्माण करते हैं। और ये तंत्रिका नर्व आंख की तीनों परतों को क्रॉस करके आई ऑर्बिट के एक छेद से निकलकर मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, जहां पर रेटिना पर बनने वाले उल्टे और छोटे चित्र को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है नर्व के द्वारा। और मस्तिष्क उसे सीधा व बड़ा करने का काम करता है, जिसे हमें चीजें जैसी हैं वैसी दिखाई देती हैं। और लेयर में जहाँ से सिलेरी बॉडी स्टार्ट होती है वहां तक ही रेटिना बनी होती है। सिलेरी बॉडी उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनमें से आगे के दोनों कोनों पर ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है सिलेरी बॉडी, जिसे आइरिस कहते हैं। उंगली नुमा संरचना थोड़ी बड़ी हो जाती है, जिसे आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीच जो स्थान होता है वहाँ पुतली होती है, पुतली स्थित होती है जो लेंस के जस्ट आगे कवर करती है। आंख में आगे जलीय द्रव आंख में लेंस और कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ रक्त नहीं होता है, आंख में रक्त नहीं होता है, इसलिए ये जलीय द्रव से लेंस और कॉर्निया पोषण प्राप्त करते हैं। लेंस दो टाइप का होता है, जो बीच में से मोटा वो उत्तल कॉन्वेक्स लेंस होता है, और जो बीच में से पतला वह अवतल कॉनकेव लेंस होता है। हमारे आंख में उत्तल कॉन्वेक्स लेंस होता है जो बीच में से मोटा होता है। नोट, किसी व्यक्ति को देखने के लिए आवश्यक है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने। किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए आवश्यक है कि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बने। यह प्रतिबिंब स्मॉल इनवर्ज व रियल बनता है। स्मॉल छोटा इनवर्ज उल्टा और रियल वास्तविक बनता है। मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस पाया जाता है जो आलंबन तंतु के द्वारा लटका रहता है, जिससे वो एक जगह स्थिर रहता है। मनुष्य की आंख 2 प्रकार के द्रव पाए जाते हैं। जलीय द्रव ये लेंस के आगे की ओर पाया जाता है। यह लेंस व कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है। लेंस और कॉर्निया को पोषण भी प्रदान करता है, क्योंकि लेंस व कॉर्निया में अपना खुद की रक्त की आपूर्ति नहीं पाई जाती है क्योंकि लेंस व कॉर्निया में अपनी खुद की रक्त की आपूर्ति नहीं पाई जाती है। और काचाभ द्रव दूसरा है। काचाभ द्रव ये गाढ़ा द्रव होता है जो लेंस के पीछे की ओर पाया जाता है। ये आंख की आकृति को बनाए रखता है। ब्लड वेसल्स रक्तवाहिनियां हमारे शरीर में और अंगों की तरह आंख में भी रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं। ये आंख की तीनों परतों तक रक्त पहुंचाती हैं, लेकिन दो स्थान जहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं वो है नंबर 1 कॉर्निया और दूसरा लेंस। कॉर्निया और लेंस ऐसे स्थान है जहां तक रक्त नहीं पहुंचता है, तो यहाँ पर रक्त पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स जो मिडिल लेयर में ब्लड वेसल्स होती हैं, मिडिल लेयर उसमें सिलेरी बॉडी के पास इस ब्लड वेसल्स में छेद होते हैं जिनके द्वारा ब्लड का फिल्टर होता है। इस फिल्ट्रेशन के साथ थोड़ा सा जलीय द्रव के रूप में रक्त लेंस और कॉर्निया के बीच इकट्ठा हो जाता है। लेंस और कॉर्निया के बीच इकट्ठा होता जाता है जलीय द्रव, जिससे ये कॉर्निया और लेंस पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है, जिसके द्वारा इनको ऊर्जा प्राप्त होती है। और लेंस के पीछे भरा हुआ काचाभ द्रव जो आंख की आकृति को बनाए रखता है, आंख के शेप को बनाए रखने के लिए काम आता है काचाभ द्रव। नोट, इमेज बनने की शर्त। नोट है, इमेज बनने की शर्त 2 शर्तें इमेज बनने के लिए। नंबर 1 है प्रकाश तरंग लाइट वेव होना जरूरी है। कोई सी भी इमेज बनने के लिए प्रकाश तरंग लाइट वेव का होना जरूरी है, और ये प्रकाश तरंग प्रकाश स्रोत से प्राप्त होती है।
प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं। प्रकाश स्रोत से कई संख्या में करोड़ों लाखों करोड़ों प्रकाश तरंगें निकलती हैं। प्रकाश तरंगें सीधी रेखा में गति करती हैं, हमेशा सीधी रेखा में गति करती हैं प्रकाश तरंगें। नंबर 1 शर्त है प्रकाश तरंग लाइट वेव का होना जरूरी है और प्रकाश तरंगें सीधी रेखा में हमेशा गति करती हैं। दूसरी शर्त है इमेज वहां बनेगा जहां लाइट वेव मिलती है। इमेज वहां बनेगा जहां लाइट वेव मिलती है। दूसरी शर्त है जैसे ही प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगें निकलती हैं तो ये लेंस से होकर गुजरने पर, उत्तल लेंस से गुजरने पर ये एक जगह सिकुड़ती हैं या बेंड होती हैं और प्रतिबिंब इमेज बनाती हैं और अवतल लेंस से रिफ्लेक्ट होने पर ये फैलती हैं। उत्तल लेंस का साइन प्लस है और अवतल लेंस का साइन माइनस। उत्तल लेंस पे तरंगें गिरने के बाद ये सिकुड़ती हैं, ये इसको मोड़ देता है और ये जैसे बहुत सारी संख्या में प्रकाश तरंगें आती हैं तो कुछ आपस में एक दूसरे से मिलती हैं जिससे इमेज प्रतिबिंब बनता है और अवतल लेंस से निकलने पर यह फैलती हैं और अवतल लेंस का साइन माइनस है और उत्तल लेंस का पॉजिटिव प्लस। लेंस लाइट वेव को मोड़ना बेंड करने का काम करते हैं। लेंस लाइट वेव को मोड़ना बेंड करने का काम करते हैं। अपवर्तन या रिफ्रैक्शन। अपवर्तन रिफ्रैक्शन। जब प्रकाश तरंग किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलती हैं तो वह किसी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति पर गिरती हैं तो वो वहां टकराकर वापस हमारी आंख में आती हैं और हमारे आंख में उपस्थित उत्तल लेंस इनको अपवर्तन करने का काम करता है, इनको मोड़ता है जिससे ये प्रकाश तरंगें एक दूसरे से मिलती हैं जो रेटिना पर मिलती हैं, जिससे हमारी आंख में इमेज प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब SIR स्मॉल इनवर्स और रियल छोटा वास्तविक वो उल्टा बनता है। हमारी आंख में जो इमेज बनता है वो उल्टा वास्तविक और छोटा बनता है। ये उत्तल लेंस जो इन प्रकाश तरंगे को रिफ्लेक्शन अपवर्तन करने का काम करता है जिसके कारण ये हमारी रेटिना पर मिलती है और इमेज बनती है। लाइट सोर्स से प्रकाश वेव निकलने के बाद जो 3 लेंस हैं उनसे गुजर रही है। नंबर 1 जो लेंस है वो सबसे मोटा, थिकनेस ज़्यादा है जिसकी वो प्रकाश वेव को ज़्यादा सिकोड़ता है क्योंकि उसकी क्षमता ज़्यादा होती है। और नीचे सबसे पतला लेंस है जिसकी थिकनेस सबसे कम है, वह उसकी क्षमता सबसे कम है लाइट वेव को सिकोड़ने की, इसलिए उसमें प्रतिबिंब दूर बनता है और जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उसका प्रतिबिंब पास बनेगा क्योंकि प्रतिबिंब वहीं बनता है जहाँ पर ये तरंगे आपस में मिलती हैं। इसलिए जिस लेंस की ज़्यादा अपवर्तन करने की क्षमता होगी, अपवर्तन की ताकत ज़्यादा होगी मोड़ने की, वह अपने पास ही प्रतिबिंब का निर्माण करेगा और जिसकी अपवर्तन की ताकत या मोड़ने की ताकत कम होगी वो उसका प्रतिबिंब उससे दूर बनेगा। और फोकल लेंथ फोकस दूरी वह लेंस के मध्यम बिंदु से लेकर उस वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को फोकल लेंथ फोकस दूरी कहते हैं। मोटाई जितनी कम होगी पावर उतनी कम होगी, जितनी मोटाई कम होगी उतनी पावर कम होगी और फोकल लेंथ फोकस दूरी उतनी ही अधिक होगी, जितनी मोटाई कम उतनी पावर कम और फोकल लेंथ फोकस दूरी उतनी अधिक। जितनी मोटाई ज़्यादा होगी उसकी पावर अपवर्तन या मोड़ने की ताकत भी ज़्यादा होगी और उसकी फोकस दूरी कम होगी। मोटाई ज़्यादा तो पावर ज़्यादा और फोकस दूरी कम, मोटाई कम पावर कम तो फोकस दूरी ज़्यादा। मोड़ने अपवर्तन की ताकत को हम साइंस में शक्ति पावर कहते हैं, हिंदी में शक्ति और इंग्लिश में पावर, साइंस में पावर कहते हैं। आँख के रोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और नॉर्मल, जिनके प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है उनके नॉर्मल, उनको दूर की वस्तु भी साफ दिखाई देती है और निकट की वस्तु भी साफ दिखाई देती है, वो नॉर्मल होते हैं। और निकट दृष्टि दोष नियर साइडनेस एरर और दूर दृष्टि दोष फोर साइडनेस एरर। जिसके लेंस की मोटाई ज़्यादा होती है उसमें लेंस प्रकाश तरंगों को ज़्यादा मोड़ देता है जिससे इमेज रेटिना से पहले बनती है। उसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। अगर इमेज रेटिना से पहले बनेगी तो निकट की वस्तु तो साफ और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी, ये निकट दृष्टि दोष है। और जिसमें दूर दृष्टि दोष जिनमें रेटिना से दूर बनेगी, जिनके लेंस की थिकनेस कम होगी, मोटाई कम होगी, उनके लेंस की क्षमता कम होगी प्रकाश वेव को मोड़ने की, इसलिए उनका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, दूर बनता है। इसलिए उनमें निकट की वस्तु तो धुंधली और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है क्योंकि प्रतिबिंब दूर बनता है, इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। निकट की वस्तु तो धुंधली और दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है क्योंकि इनमें प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, इसलिए इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें रेटिना के पास बनता है इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। जिनमें निकट दृष्टि दोष होता है उनमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, जिनमें निकट दृष्टि दोष होता है उनमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंस जो प्रकाश किरणों को दूर करता है उनको अपवर्तन करके दूर करता है, इसलिए चश्मों में
अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रतिबिंब दूर बने, जिससे रेटिना पर बन जाता है। अवतल का साइन माइनस होता है और जिनमें दूर दृष्टि दोष होता है उनमें उत्तल लेंस लगाया जाता है, क्योंकि इनमें इनके उत्तल आंख में उपस्थित उत्तल लेंस की क्षमता कम होती है लाइट वेव को मोड़ने की। इसलिए उत्तल लेंस चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है ताकि इन लाइट वेव को रेटिना पर मोड़ सके। अतः निकट दृष्टि दोष का इलाज है अवतल लेंस कॉनकेव लेंस और दूर दृष्टि दोष का इलाज है उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस का साइन प्लस व अवतल लेंस का साइन माइनस है। निकट दृष्टि दोष का निनाम मायोपिया है। निकट दृष्टि दोष का निनाम है मायोपिया और दूर दृष्टि दोष का निनाम है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष और मायोपिया निकट दृष्टि दोष का निनाम है। निकट दृष्टि दोष का इलाज है अवतल लेंस कॉनकेव लेंस और दूर दृष्टि दोष का इलाज है उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस इनको प्रकाश किरणों को ज्यादा सिकोड़ता है, जिससे दूर बनने वाला प्रतिबिंब वापिस रेटिना पर बनने लगता है, तो चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। और जिसके निकट दृष्टि दोष हैं, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, उनके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है चश्मे में, क्योंकि ये लाइट वेव को और ज्यादा फैलाता है, तो जो पहले प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनने लगता है। निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं, आई की साइज का जन्मजात बड़ा होना और लेंस की मोटाई का ज्यादा होना। निकट दृष्टि दोष के दो कारण हैं। नंबर 1 है आई की साइज का जन्मजात बड़ा होना और दूसरा कारण है लेंस की मोटाई ज्यादा होना। उसी तरह दूर दृष्टि के भी दो कारण हैं, आई की साइज का जन्मजात से कम होना, आई की साइज छोटी होना जन्मजात, और दूसरा कारण है लेंस की मोटाई कम होना। अगर व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देता है तो उसकी आई की साइज भी सामान्य रहेगी और लेंस की मोटाई भी सामान्य होगी। किसी व्यक्ति में आई की साइज जन्मजात बड़ी हो जाती है, इस कारण उसके आंख में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है और उसे निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तु उसे अस्पष्ट दिखाई देगी, धुंधली दिखाई देगी। और आई की साइज सामान्य होगी तो उसे दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। उसी तरह दूर दृष्टि दोष में आई की साइज छोटी होती है जन्मजात ही, तो उसमें प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। रेटिना पास आ जाता है लेंस के, तो उसमें आंख छोटी होने पर रेटिना लेंस के पास आ जाता है, तो प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनेगा और उसे दूर की वस्तु तो स्पष्ट और निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। उसी तरह दूसरा कारण है लेंस की मोटाई। अगर लेंस की मोटाई ज्यादा होगी तो उसकी अपवर्तन करने की क्षमता अधिक होगी, तो वह तरंग तरंग प्रकाश तरंगों को रेटिना से पहले ही मोड़कर मिला देगा, उससे प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाएगा निकट दृष्टि दोष में, तो उसे निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी। अगर लेंस की मोटाई सामान्य होगी तो प्रतिबिंब फिक्स रेटिना पर बनेगा, जिससे उसे दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की और पास की। अगर लेंस की मोटाई कम होती है दूर दृष्टि दोष में, अगर लेंस की मोटाई कम होती है तो प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनेगा, जिससे दूर की वस्तु तो स्पष्ट और निकट की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ये दूर दृष्टि दोष में होता है, जिसमें निकट की वस्तु तो धुंधली और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो साफ और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। मायोपिया, इस दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, इस वजह से दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है, जिसका साइन माइनस होता है। इसमें आंख की साइज जन्मजात बड़ी होती है और मायोपिया का दूसरा कारण है लेंस की साइज का बड़ा होना। दो कारण है, नंबर 1 कारण है आंख की साइज का जन्मजात बड़ी होती है और दूसरा कारण है लेंस की साइज की मोटाई। ये जन्मजात नहीं होती है, लेंस की साइज बाद में भी हो सकती है, और आंख की साइज जन्मजात बड़ी होती है। ये मायोपिया के कारण है दो, जिनमें आंख की साइज का बड़ा होना और दूसरा कारण लेंस की मोटाई ज्यादा होना। उसी तरह हाइपरमेट्रोपिया, इस दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे की तरफ बनता है, इसमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस, जिसका साइन माइनस होता है, चश्मे का उपयोग किया जाता है। इसमें नंबर 1 कारण है, इसमें आंख की साइज जन्मजात छोटी होती है। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में आंख की साइज जन्मजात छोटी होती है और दूसरा कारण है लेंस की मोटाई कम होना। ये जन्म के बाद भी हो सकती है लेंस की मोटाई कम, ये भी दूर दृष्टि रोग का कारण है। हाइपरमेट्रोपिया का नंबर 1 कारण है, इसमें आंख की साइज जन्मजात छोटी होती है, दूसरा कारण लेंस की मोटाई का कम होना। जरा दृष्टि दोष, तीसरा रोग है जरा दृष्टि दोष, जो ओल्ड एज में होता है, जिसमें निकट की वस्तु दूर की वस्तु दोनों धुंधली दिखाई देती है। ये बुढ़ापे में होता है, जिसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों धुंधली दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए डिफॉक्सी लेंस, जिसका ऊपर का हिस्सा अवतल लेंस और नीचे का हिस्सा उत्तल लेंस का बना होता है, जिसमें दो लेंस लगे होते हैं, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। अवतल का साइन है माइनस और उत्तल का साइन है प्लस। उत्तल का साइन पॉजिटिव होता है और अवतल का नेगेटिव होता है। इस दोष में निकट व दूर दोनों वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ये सामान्यतः वृद्धावस्था में देखा जाता है। इसके इलाज के लिए डिफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, इस दोष में निकट व दूर दोनों वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ये सामान्यतः वृद्धावस्था में देखा जाता है। इसके इलाज के लिए डिफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ये तीसरा रोग था आंख से संबंधित पष्ट रोग था निकट दृष्टि दोष और दूसरा रोग था दूर दृष्टि दोष, जिसमें तीसरा रोग जरा दृष्टि दोष। अब चौथा रोग है रतुंदी, नाइट ब्लाइंडनेस। हमने देखा था कि हमारी आंख 3 परतों से मिलकर बनी होती है, इनर लेयर, मिडिल लेयर और आउटर लेयर, आंतरिक परत, बाह्य परत और मध्य परत। हमारी
आंतरिक परत जिसे रेटिना भी कहते हैं। रेटिना 10 परतों से मिलकर बनी होती है, जिनमें सबसे बाहरी परत दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, रोड सेल और कोन सेल। दो तरह की कोशिकाएं होती है, रोड सेल और कोन सेल। दोनों कोशिकाओं का अलग अलग कार्य है। रोड सेल नाइट रात में देखने के काम आती है और कोन सेल दिन में उजाले में या रंगों को देखने के काम आती है। जो रोड सेल होती है उनमें एक केमिकल भरा हुआ होता है जिसे रोडोप्सिन कहते हैं। आंख की रेटिना परत 10 परतों से मिलकर बनी होती है, जिनमें सबसे बाहरी परत जो दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, रोड और कोन दो तरह की कोशिकाएं होती हैं। रोड कोशिका में रोडोप्सिन एक केमिकल पाया जाता है जिसका निर्माण विटामिन ए से होता है। इस रोडोप्सिन केमिकल के कारण ही हमें रात में दिखाई देता है। नाइट रात में देखने के काम आता है रोडोप्सिन, जो रोड सेल में भरा हुआ होता है। विटामिन ए रोडोप्सिन का निर्माण करता है जिससे नाइट में दिखाई देता है हमें। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो रोडोप्सिन का निर्माण नहीं होगा और नाइट में दिखाई नहीं देगा और नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग हो जाएगा। इसे नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी रोग कहते हैं। रात में देखने के लिए रोडोप्सिन आवश्यक होता है। इसका निर्माण विटामिन ए के द्वारा होता है, इसलिए विटामिन ए की कमी से रोडोप्सिन का निर्माण नहीं हो पाता और व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता। इस अवस्था को रतौंधी कहते हैं। रतौंधी के बाद आंख से संबंधित अगला रोग है दृष्टि वैषम्य अबिंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य। इसका इलाज है सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस इसका इलाज है। इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य अबिंदुकता, इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। नोट है, जब लाइट सोर्स से प्रकाश किरणें निकलती है तो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है। उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वह हमारी आंख की तरफ पड़ती है, क्योंकि प्रकाश तिरंगे सीधी रेखा में गति करती हैं और ये हमारे आंख में सबसे आगे का भाग कॉर्निया होता है, जो एक ट्रांसपेरेंट भाग होता है हमारी आंख का। ये कॉर्निया से टकराती है और कॉर्निया द्वारा इनका अपवर्तन कर दिया जाता है। हमारी आंख में दो चीजें हैं जो अपवर्तन का काम करती है, लेंस और कॉर्निया। कॉर्निया और लेंस के बीच जलीय द्रव भरा हुआ होता है जो भी एक ट्रांसपेरेंट होता है। क्योंकि ब्लड होगा तो उसका रंग लाल होता है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसलिए हमारी आंख में लेंस और कॉर्निया के मध्य जलीय द्रव भरा हुआ होता है। और प्रकाश के अपवर्तन के लिए ये जरूरी है कि माध्यम अलग अलग होने चाहिए। माध्यम अलग अलग होंगे तभी प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे हमारे आंख के बाहर हवा वायु होती है, फिर आंख के अंदर जलीय द्रव अलग माध्यम आ जाता है, फिर जलीय द्रव के बाद लेंस में किरणें प्रवेश करती है तो लेंस के बाद काचाप द्रव होता है और उसके बाद रेटिना होता है, जिससे अलग अलग माध्यम की स्थिति बन जाती है। इस कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश किरणें सिर्फ ट्रांसपेरेंट भाग से निकल सकती है और हमारे लेंस के आगे उपस्थित आइरिस, जो मध्य परत का भाग होती है आइरिस, ये उंगलीनुमा संरचनाएं होती है सिलेरी बॉडी की, जो अधिक बढ़ जाती है। ये लेंस के आगे उपस्थित होती है और ये आइरिस ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। और आइरिस के मध्य के भाग जो खुला हुआ होता है उसे पुतली कहते हैं, ये लेंस के आगे उपस्थित होता है। और कॉर्निया, जब कॉर्निया पर प्रकाश की किरणें आती हैं तो वह कॉर्निया उनको मोड़ देता है और वह पुतली से होकर लेंस तक पहुंचती हैं। अर्थात कॉर्निया भी लाइट का रिफ्लेक्शन अपवर्तन करता है, ये लेंस तक लाइट को पहुंचाने का काम करता है। फिर लेंस भी प्रकाश किरणों का अपवर्तन करता है और अपवर्तन करके रेटिना तक पहुंचाता है। आई में लाइट का दो बार अपवर्तन होता है, नंबर 1 कॉर्निया और दूसरा लेंस। कॉर्निया सबसे ज्यादा लाइट किरणों को अपवर्तन करने का काम करती है, ज्यादा कॉर्निया के द्वारा होता है। दूसरा लेंस का काम है लाइट को अपवर्तन रिफ्लेक्शन करना। आई डोनेशन, नेत्रदान में कॉर्निया दान करते हैं। कॉर्निया का दान होता है, पूरी आंख का दान नहीं होता है। आई डोनेशन में कॉर्निया दान की जाती है। जो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट भाग होती है, ये लाइट को अपवर्तन करने का काम करती है लेंस की तरह। जिस भी व्यक्ति में अंधापन होता है उसकी कॉर्निया डैमेज हुई रहती है। कॉर्निया के कारण ही कोई व्यक्ति अंधा होता है। आंख में प्रकाश का दो बार अपवर्तन होता है, एक बार कॉर्निया से और एक बार लेंस से होता है। नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला आंख से संबंधित रोग है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक्वेस ह्यूमर जलीय द्रव की मात्रा बढ़ने के कारण होता है। जब आंख में एक्वेस ह्यूमर जलीय द्रव, जो लेंस और कॉर्निया को पोषण भी प्रदान करता है, किसी भी फ्लूइड द्रव का स्वभाव होता है फैलने का, तो इसे फैलने से रोकने का कार्य कॉर्निया करती है। जब जलीय द्रव की मात्रा अधिक होने लगती है तो अंदर से कॉर्निया पर जो दाब लगता है उसे अंतर्नेत्रीय दाब कहते हैं। एक्वेस ह्यूमर जलीय द्रव बढ़ता है तब अंतर्नेत्रीय दाब आईओपी लगता है, जिससे आंख में दर्द पेन होने लगता है। उसके 1-2 महीने बाद रेटिना और कॉर्निया दोनों डैमेज क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, जिसके कारण अंधापन आने लगता है, जिसे ग्लूकोमा कहते हैं। किसी कारण से यदि आंख में पाए जाने वाले जलीय द्रव की मात्रा अधिक हो जाए तो अंतर्नेत्रीय दाब भी बढ़ जाता है। इस कारण से प्रारंभ में आंख में दर्द व बाद में कॉर्निया व रेटिना क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, वह व्यक्ति अंधा हो जाता है। इस अवस्था को ही ग्लूकोमा कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता
कलर ब्लाइंडनेस वर्णांता, यह भी एक आंख से संबंधित रोग है। यह एक अनुवांशिक रोग है। कलर ब्लाइंडनेस यह एक अनुवांशिक रोग है, इसलिए इसे अनुवांशिक रोगों में पढ़ेंगे आगे। नोट, हमारा लेंस फ्लेक्सिबल होता है, जिसके कारण उसकी थिकनेस मोटाई कम ज्यादा हो सकती है और लेंस की मोटाई का सीधा प्रभाव उसकी फोकस दूरी पर पड़ता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए यह जरूरी है कि प्रतिबिंब रेटिना पर बने। जब वस्तु की दूरी सामान्य होती है तब लेंस की थिकनेस भी सामान्य होती है। आंख की मिडिल लेयर में जो उंगलीनुमा संरचना सिलेरी बॉडी होती है, उससे आलंबन तंतु स्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा लेंस जुड़ा हुआ होता है। ये सिलेरी बॉडी इसकी मोटाई थिकनेस को कम ज्यादा करने का कार्य करती है आलंबन तंतु की सहायता से। ये लेंस को स्थिर रखने के साथ साथ इसकी थिकनेस में परिवर्तन का कार्य भी करती है और इसमें थिकनेस में परिवर्तन वस्तु की दूरी के अनुसार होता है, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर बनना आवश्यक है। अगर वस्तु सामान्य दूरी पर होती है तो लेंस की थिकनेस में सिलेरी बॉडी द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर वस्तु निकट होगी तो फोकस दूरी कम होगी, जिसके कारण सिलेरी बॉडी लेंस की थिकनेस में परिवर्तन कर देती है और लेंस की थिकनेस मोटाई को बढ़ा देती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और ऐसे ही अगर वस्तु दूर होगी, दूर की वस्तु को देखने के लिए सिलेरी बॉडी लेंस की थिकनेस को कम कर देती है, मोटाई को कम कर देती है आलंबन तंतु की सहायता से, और फोकस दूरी ज्यादा होती है। अगर वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी। फोकस दूरी लेंस और उस वस्तु के बीच की दूरी या लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को कहा जाता है। फोकस दूरी, अगर वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी ज्यादा होगी, जिससे लेंस की मोटाई कम हो जाती है। सिलेरी बॉडी लेंस की थिकनेस को कम कर देता है और जैसे लेंस की थिकनेस मोटाई कम होती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्योंकि लेंस की मोटाई जितनी अधिक होगी उसकी फोकस दूरी उतनी कम होगी। फोकस दूरी काट दें, लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी या लेंस और उस वस्तु के बीच की दूरी। वस्तु की स्थिति के बेस पर सिलेरी बॉडी के द्वारा लेंस अपनी मोटाई में चेंज करता है। फोकस दूरी में चेंज होता है, जिससे उसकी फोकस दूरी में चेंज होता है लेंस की मोटाई में चेंज होने से, तो हर वस्तु की इमेज रेटिना पर बनेगी। जैसे जरूरत के अनुसार लेंस की थिकनेस कम ज्यादा कर देता है सिलेरी बॉडी, जिससे हर वस्तु की इमेज रेटिना पर बनेगी और हर वस्तु साफ दिखाई देगी। इस ग्रुप को समंजन क्षमता या समायोजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेशन पावर कहते हैं। वस्तु की स्थिति के बेस पर सिलेरी बॉडी के द्वारा लेंस अपनी मोटाई में चेंज करता है, जिससे फोकस दूरी में चेंज होता है। हर वस्तु की इमेज रेटिना पर बन जाती है और हर वस्तु साफ दिखाई देती है। इस ग्रुप को समंजन क्षमता, समायोजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर कहते हैं। लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा लेंस अपनी मोटाई में परिवर्तन करके फोकस दूरी में परिवर्तन कर लेता है, इस गुण को समायोजन क्षमता कहते हैं। लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा लेंस अपनी मोटाई में परिवर्तन करके फोकस दूरी में परिवर्तन कर लेता है, इस गुण को समायोजन क्षमता कहते हैं। लेंस यह कार्य सिलेरी बॉडी द्वारा करता है। इस कारण से ही निकट की व दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो लेंस की मोटाई अधिक हो जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है और निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। जब हम निकट की वस्तु को देखते हैं तो लेंस की मोटाई अधिक हो जाती है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है और निकट की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो लेंस की मोटाई कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वह स्पष्ट दिखाई देती है। जब दूर की वस्तु को देखते हैं तो लेंस की मोटाई कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। निकट बिंदु, यह मनुष्य की आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। निकट बिंदु हमारी आंख के द्वारा सबसे नजदीकी दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता को निकट बिंदु कहते हैं। यह मनुष्य की आंख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। हम अपनी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, इससे नजदीकी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। आंख से संबंधित रोगों में अगला रोग है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद लेंस पारदर्शी और लचीला होता है। लेंस लचीला होने के कारण इसकी थिकनेस में परिवर्तन हो जाता है, जिससे फोकस दूरी में परिवर्तन होता है और प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। पारदर्शी होने के कारण इसमें अपवर्तन की क्षमता पाई जाती है। लेंस में पारदर्शी और लचीला होने का गुण होता है, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन के कारण होता है। क्रिस्टलाइन प्रोटीन विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलाइन प्रोटीन व्यवस्थित क्रम में व विशेष क्रम में होते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ वो ज़्यादा सनलाइट से और हीट में रहने से ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन खराब हो जाता है। एज बढ़ने के साथ साथ या सनलाइट में ज़्यादा रहने से या हीट में रहने से क्रिस्टलाइन प्रोटीन खराब हो जाता है और लेंस सफ़ेद, क्लाउडी व कठोर हो जाता है। ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन खराब हो जाता है और इकट्ठा हो जाता है, जिससे लेंस सफ़ेद, क्लाउडी, कठोर हो जाता है और हर वस्तु धुंधली दिखने लगती है। इसे मोतियाबिंद कहते हैं। हर वस्तु धुंधली दिखने लगती है और इसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसका इलाज लेंस प्रत्यारोपण कृत्रिम लेंस है। लेंस क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन लेंस में विशेष क्रम में व्यवस्थित होता है। इसी कारण से लेंस लचीला व पारदर्शी होता है।
किसी कारण से यदि क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्षतिग्रस्त हो जाए तो लेंस कठोर व सफेद हो जाता है। इस कारण से व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। लेंस क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है। यह प्रोटीन लेंस में विशेष क्रम में व्यवस्थित होता है। इसी कारण से लेंस लचीला व पारदर्शी होता है। किसी कारण से यदि क्रिस्टलाइन प्रोटीन क्षतिग्रस्त हो जाए तो लेंस कठोर व सफेद हो जाता है। इस कारण से व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। इसके इलाज के लिए लेंस प्रत्यारोपण द्वारा कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। आंख से संबंधित रोगों में अगला रोग है ट्रेकोमा। यह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें कॉर्निया खराब हो जाती है। ट्रेकोमा जिसे हमने रोग के पार्ट 1 में पढ़ा था, टाटा सफारी के जो अंदर जो सीटों पर तकिए लगे होते हैं उसे ट्रेकोमा याद रखा था हमने। टाटा सफारी जो अमिताभ बच्चन की गाड़ी है, बच्चन से बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ट्रेकोमा। यह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें कॉर्निया खराब हो जाती है। हमने ऊपर देखा था कि जो हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्किन के फॉल्ट पाए जाते हैं उन्हें ऊपरी पलक, निचली पलक कहते हैं, अपर आईलिड और लोअर आईलिड। यह आंख को खोलने और बंद करने का काम करते हैं, स्किन के फॉल्ट, ऊपरी परत और निचली परत। इनके अलावा हमारी आंख में तीसरी पलक भी पाई जाती है। ये नाक के पास स्थित, आंखों के दोनों छोरों पर स्थित होती हैं, जो नाक के पास होते हैं। तीसरी पलक निमेशक पटल कहते हैं। तीसरी पलक को निमेशक पटल कहते हैं। और हमारे शरीर में जो अंग वर्तमान में कोई कार्य नहीं करते हैं, इनका कोई कार्य नहीं होता है, ये अवशेषी अंग कहलाते हैं। मनुष्य में 2 पलक के अलावा एक तीसरी पलक भी पाई जाती है जिसे निमेशक पटल कहते हैं। मनुष्य में यह अवशेषी होती है। चैप्टर समाप्त।